हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री की तैयारी चल रही है उसमें सेकंड पेपर है, उसके एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष 1857 से पूर्व। देखिए, ये जो चैप्टर है वो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य टॉपिक की कई सारी क्लासेज हमने ले रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। और देखिए, इन क्लासेस से आपको एक लाभ ये होगा कि कम समय में आप पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और मान लीजिए आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसमें कुछ जल्दी से हमें समझना है, एक सेंट्रल आइडिया लेना है, तो ये जो क्लासेज है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो इस क्लास को पूरी देखना और समझने का प्रयास करना। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको यदि दोबारा आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगभग पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक का नाम है भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष 1857 से पूर्व। देखिए, आप सभी को पता होगा कि भाई भारत में जो है वो ब्रिटिशों ने उपनिवेश बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को उपनिवेश बना लिया। तो 1857 की क्रांति से पहले भारत में क्या क्या संघर्ष हुए, किस तरह से आंदोलन हुए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल प्रायर टू 1857। 1857 के संघर्ष से भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो क्या संघर्ष हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे शासन की क्या रखी, नींव रखी। अगर अंग्रेजों की पूर्ण पकड़ की बात करें तो देखो, दो प्रमुख युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा हुआ था 1757 का और 1764 का बक्सर का युद्ध। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं तो उस युद्ध में तो अंग्रेजों ने भारत में क्या करे, अपने पैर पसारे। और 1764 में जब राजाओं को हरा देते हैं, तीन राजाओं को मिलकर एक साथ हराते हैं, तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन की क्या रखी, नींव रखी। तो पूरी तरह से अपने आप को स्थापित किया 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से सत्ता पर कब्जा किया। कंपनी की नीतियों ने भारत में पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को हिला दिया। यानी भारत की जो परंपरा चली आ रही थी उनको डिस्टर्ब किया, समाज को डिस्टर्ब किया, भारत की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डाला और राजनीति पर प्रभाव डाला। किसान, सैनिक, आदिवासी, स्थानीय शासक, समाज के विभिन्न वर्गों ने समय समय पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ क्या किया, विरोध किया। तो 1857 से पूर्व जब अंग्रेजों ने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया तो अपनी इस तरह की नीतियां लागू की जिससे हमारा समाज प्रभावित हुआ, हमारी आर्थिक तरक्की प्रभावित हुई और हमारी राजनीति प्रभावित हुई। तो किसानों ने, सैनिकों ने, आदिवासियों ने, स्थानीय शासकों ने और समाज के अलग अलग वर्गों ने अलग अलग समय पर ब्रिटिश शासन का क्या किया, विरोध किया। अब वह विरोध किस तरह से होता है, तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि भाई 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर का युद्ध, ये नॉर्मली डेट भी पूछ ली जाती है कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में पकड़ क्या हो गई, मजबूत हो गई। 1857 की क्रांति से पहले भी कई स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए, जिन्हें जन आंदोलन या सैन्य विद्रोह या किसान आंदोलन या आदिवासियों के आंदोलन के रूप में देखा जाता है। तो 1857 से पूर्व अलग अलग जो समय पर विद्रोह हुए थे वो स्थानीय जनता ने किया तो जन आंदोलन हुआ, सैनिकों ने किया तो सैन्य विद्रोह कहा, और किसानों ने किया तो किसान संघर्ष या किसान विद्रोह, आदिवासी ने किया तो आदिवासी विद्रोह किया। तो 1800 ऐसा नहीं है कि केवल 1857 की क्रांति में ही जन जागृति आई थी भारत में। 1857 की क्रांति से पहले भी विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया गया। अब हम बात करें राजनीतिक संघर्ष और क्षेत्रीय शासकों का विरोध। देखिए, मराठों ने कैसे संघर्ष किया अंग्रेजों का। तो मराठा साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे मराठा राज्य को जीतना शुरू कर दिया और तीन मराठा युद्ध हुए। तीन मराठा युद्ध कब हुए, 1775 से 1782 में, 1803 से 1805 में और 1817 से 1818 में। तीसरे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और मराठाओं का जो शासन है पूर्णतः क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मराठों
के शासकों ने अंग्रेजों के विस्तार के विरुद्ध कई बार संघर्ष किया, लेकिन अंत में जो विजय होते हैं वो कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। और कहीं न कहीं मराठा जो है वो हार जाते हैं। देखिए, हार के अगर कुछ कारण देखें तो उस समय के स्थानीय कारण भी थे। फूट डालो राज करो की नीति से अंग्रेजों ने लगभग भारत के सभी राजाओं को हराया था, और इसी नीति का अनुसरण करते हुए लगातार वो 200 वर्षों तक क्या करते रहे? हमारे ऊपर शासन करते रहे। आगे हम बात करें टीपू सुल्तान के संघर्ष के बारे में। यदि हम बात करें, देखिए टीपू सुल्तान जो थे वो उनको अंग्रेजों की नीतियों के बारे में समझ में आ गई थी कि भाई ये जो नीतियां हैं इस तरह से लागू कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमें गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो उन्होंने भी अंग्रेजों का क्या किया? संघर्ष किया। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 बार युद्ध लड़ा। उन्होंने फ्रांस से मदद लेने का प्रयास किया, और 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अंग्रेज जो हैं वो मैसूर राज्य को भी क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। पंजाब और सिख युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो पंजाब में कैसे संघर्ष हुआ? महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से समझौते किए, लेकिन उनके बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच दो सिख युद्ध हुए, 1845 से 46 के बीच और 1848 से 1849 के बीच युद्ध हुआ। और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह शासन करते हैं तब तक तो पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों अंग्रेजों और सिखों के बीच दो युद्ध होते हैं, 1845 से 46 वाला युद्ध और 1848 से 49 वाला युद्ध, और अंत में 1849 में अंग्रेजों का पंजाब पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। और यदि हम बात करें बंगाल का विद्रोह के बारे में बात करें तो बंगाल में सन्यासी और फकीर आंदोलन हुआ 1763 से 1800 ईस्वी तक। कब हुआ? 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ। यहाँ क्या हुआ? देखिए, बंगाल में सन्यासी और फकीर धार्मिक योगी अंग्रेजों के अत्याचार और भूमि करों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः जो सन्यासी हैं उन्हें सामान्य जनजीवन से क्या है? बिल्कुल भी मुंह नहीं रहता। पर यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया है वो किसने किया है? सन्यासियों ने किया है, फकीरों ने किया है। वे धार्मिक पोशाक में जंगलों में छिपकर ब्रिटिश अधिकारियों के कारवां पर क्या करते थे? हमला करते थे, और अंग्रेजों को विरुद्ध लगातार अपने संघर्ष को जारी रखते थे। यह विद्रोह धार्मिक और आर्थिक दोनों कारणों से प्रेरित था। बंगाल का जो सन्यासी विद्रोह है वह धार्मिक कारणों से भी प्रेरित था, क्योंकि कहीं कहीं न कहीं अंग्रेजों ने हमारी जो धार्मिक नीतियाँ थी उनको प्रभावित किया था, हमारे धर्म को बदलने का प्रयास किया था, और आर्थिक नीति को भी क्या किया? हमारे कमजोर किया। जो भारतीय व्यापारी थे वो गरीब होते जा रहे थे, किसान भी लगातार गरीब होते जा रहे थे, तो इससे भी प्रेरित था। तो यह विद्रोह धार्मिक और आर्थिक दोनों कारणों से क्या था? प्रेरित था। आगे हम बात करें कृषक और जन आंदोलन के बारे में। भाई, किसानों ने और आम जनता ने 1857 से पूर्व क्या क्या आंदोलन किए? तो अभी अभी मैं बता रहा था सन्यासी विद्रोह। ये कब से कब तो होता है? 1760 से 1800 ईस्वी तक होता है। अंग्रेजों के बढ़ते कर कर यानी टैक्स बढ़ा दिया अंग्रेजों ने, और जमीन के कब्जे के विरोध में ये विद्रोह हुआ। बिहार और बंगाल के सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या उठाए? हथियार उठा लिए, उनके खिलाफ संघर्ष किया। यह पहला बड़ा व्यापक ग्रामीण विद्रोह माना जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहला बड़े स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ था वो कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 के दशक में, और 1800 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह की विशेषता क्या है? यह विद्रोह धार्मिक और आर्थिक कारणों से प्रेरित था। धर्म के आधार पर भी यह युद्ध लड़ा गया, और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी यह युद्ध लड़ा गया। संघर्ष कह सकते हैं इसको, युद्ध नहीं कह सकते, संघर्ष कह सकते हैं। इस तरह का ये संघर्ष किया गया। चौहाड़ विद्रोह। अब हम बात करते हैं चौहाड़ विद्रोह। चौहाड़ विद्रोह का जो समय है वह 1769 से और 1805 ईस्वी तक है। ये कहाँ हुआ? बिहार और बंगाल में। कहाँ होता है? बिहार और बंगाल में। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि भाई चौहाड़ विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में हुआ था। किसानों द्वारा अंग्रेजों के कर और उत्पीड़न के खिलाफ क्या किया गया? विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का कारण क्या था? करों में वृद्धि, यानी अंग्रेजों ने टैक्स में वृद्धि कर दी। फसल की बर्बादी, फसल बर्बाद हो गई तो किसान टैक्स कहाँ से देते? और भुखमरी होने पर भी अंग्रेज टैक्स लेने का क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। जबरन अंग्रेज टैक्स ले रहे थे। तो उसके खिलाफ बंगाल और बिहार में क्या होता है? चौहाड़ विद्रोह होता है।
आगे हम बात करें पागलपंथ आंदोलन के बारे में हम बात करें तो पागलपंथ जो आंदोलन है बंगाल के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक आंदोलन हुआ। मुख्य रूप से करीम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया और इस आंदोलन का मुख्य कारण था सामाजिक सुधार और शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ। देखिए अंग्रेजों ने भारतीय जनता को शोषित करना शुरू किया और समाज के सुधार के लिए यह आंदोलन हुआ था। पागलपंथ आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ग्रामीण इलाकों में एक धार्मिक आंदोलन हुआ जिसे नाम दिया गया पागलपंथ आंदोलन। और इसको करने वाले किसके नेतृत्व में हुआ पागलपंथ आंदोलन? करीम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। अब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। इसका जो समय है वह 1855 से और 56 तक का है। ये कहाँ होता है? झारखंड और बिहार के आदिवासियों ने अंग्रेजों के भारी कर और जमीन छीनने के विरोध में विद्रोह किया। यानी कि विद्रोह कहाँ होता है? संथाल विद्रोह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। संथाल विद्रोह होता कहाँ पर है? झारखंड और बिहार में। कौन करता है? आदिवासी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने टैक्स जो है वो ज्यादा लगा दिया और जमीनों को क्या कर रहे थे? छीन रहे थे किसानों से। इसका मुख्य कारण क्या था? महाजनों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों का शोषण। तो देखिए महाजन थे, साहूकार थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वो क्या करते थे? सामान्य जन का शोषण कर रहे थे। इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसके नेता थे और अंग्रेजों ने इसे क्रूरता से क्या कर दिया? दबा दिया। बहुत अत्याचार के द्वारा बलपूर्वक बल का प्रयोग करके सैन्य बल के द्वारा इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन से थे? सिद्धू और कान्हू मुर्मू जो थे वो संथाल विद्रोह के क्या थे? नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? संघर्ष किया। अब हम बात करते हैं आदिवासी विद्रोह के बारे में कि आदिवासियों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया और वो कब कब किया, किस तरह से किया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आदिवासियों का विद्रोह, पहला विद्रोह है कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच। इस विद्रोह का कारण क्या था? भूमि पर कब्जा, यानी अंग्रेज जो है वो भूमि पर क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे। सामंत और ब्रिटिश अधिकारियों का अत्याचार। तो जो जमींदार थे, सामंत थे और ब्रिटिश अधिकारी थे वो लगातार जनता पर क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे। तो इस कारण से कोल विद्रोह होता है। ये होता कहाँ पर है? छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जनजाति रहती है। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों, जमींदारों, महाजन के अत्याचार के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। और कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे बुधू भगत। कौन थे? बुधू भगत थे और इस कोल विद्रोह को अंग्रेजों ने बलपूर्वक क्या कर दिया? दबा दिया। तो आदिवासियों का जो कोल विद्रोह है उस पर सैन्य प्रयोग करके जो बलपूर्वक उसको क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। और इसके प्रमुख नेता कौन है? बुधू भगत है। कहाँ पर शुरू होता है? ये छोटा नागपुर क्षेत्र में शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? भूमि पर कब्जा करने के आधार पर सामंत और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के विरोध में ये विद्रोह शुरू होता है। अगले विद्रोह के बारे में बात करें तो हो मुंडा उराव आदिवासियों का विद्रोह, और ये कहाँ पर होता है? ये भी छोटा नागपुर पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पर होता है। तो वहां पर कौन सी जनजातियां रहती हैं? हो जनजाति, मुंडा जनजाति, उराव जनजाति। तो इन जनजातियों के द्वारा भी अंग्रेजों का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। इसका समय काल रहा है 1820 से 1837 के बीच। और इस पर कारण क्या था? भूमि छीनना। वही बता रहा था कि भाई लगातार भूमि को छीना जा रहा था किसानों से। वन कानून, वनों को काटने के विरोध में भी ये क्या हुआ? विद्रोह शुरू हुआ। और कर व्यवस्था, टैक्स जो है वो अंग्रेजों ने ज्यादा बढ़ा दिया था। इसके विरोध में ये संघर्ष शुरू होता है। भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने वन कानून और करों के माध्यम से जनजातियों को क्या किया? दबाया। और अंत में इस विद्रोह को भी अंग्रेज क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। अब हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह, सिपॉय विद्रोह से पहले। देखिए सिपॉय विद्रोह से पहले कौन कौन से विद्रोह हुए? एक विद्रोह हुआ बेल्लूर विद्रोह 1806 में। कब हुआ? बेल्लूर विद्रोह कब होता है? 1806 में होता है। तमिलनाडु में अंग्रेज सेना के सैनिकों का विद्रोह। अंग्रेज सेना के सैनिकों का विद्रोह हुआ तमिलनाडु में, वेल्लूर में। कारण क्या था? धार्मिक भावनाओं का अपमान, ड्रेस कोड में बदलाव और कर प्रणाली। तो धर्म के आधार पर उन्हें अपमानित किया जाता था। धार्मिक आधार पर जैसे गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जो थे उसके आधार पर भी ये विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह क्रूरता से दबाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 350 सैनिक मर जाते हैं और विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो अंग्रेजों में यानी कि तमिलनाडु में अंग्रेज सेना के जो सैनिक थे उन्होंने ये विद्रोह किया वेल्लोर में। इसीलिए इस विद्रोह को वेल्लूर विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1806 में।
इसका कारण क्या है? धार्मिक भावनाओं का आधार पर उनका अपमान किया जाता है। ड्रेस कोड में बदलाव के कारण ये विद्रोह शुरू होता है और टैक्स के कारण ये विद्रोह किया जाता है और अंत में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। देखिए, लगातार जितने भी विद्रोह रहे हैं 1857 की क्रांति से पूर्व, उन सबको अंग्रेज दबा ही देते हैं। अगला विद्रोह है बैरकपुर विद्रोह। 1824 में ये विद्रोह होता है। इसके नेता थे सेपॉय बाबू वीर नारायण। इसका कारण था विदेश सेवा के आदेशों का विरोध, बर्मा युद्ध। अब इसमें क्या था कि बंगाल के सेपॉय सैनिकों का विद्रोह होता है और विदेशी युद्ध जैसे बर्मा युद्ध में भेजने के आदेश के खिलाफ ये युद्ध होता है और यह विद्रोह क्या होता है? सफल नहीं होता। बर्मा युद्ध में समुद्र के रास्ते से बाहर जाना था और उस समय भारतीय जो लोग थे वो ये मानते थे कि समुद्र से के आगे जाना एक श्राप है और नर्क में जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? विरोध किया। तो इस विद्रोह को नाम नाम से जाना जाता है, बैरकपुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ? 1824 में हुआ। ठीक है। और ये बंगाल में सैनिकों का विद्रोह था, सिपाही सैनिकों का क्या था? ये विद्रोह था। अब हम बात करें धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में बात करें कि कौन कौन से आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। नामधारी आंदोलन 19वीं सदी के अंत में नामधारी आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें पंजाब में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में। नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? बाबा राम सिंह के नेतृत्व में होता है। ब्रिटिश नीतियों और धार्मिक हस्तक्षेप के खिलाफ यह आंदोलन शुरू होता है। अहिंसक और सामाजिक सुधारात्मक ये आंदोलन किया जाता है। तो धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन जो होता है वह बाबा राम सिंह के नेतृत्व में होता है, नामधारी आंदोलन, और ये ब्रिटिश नीतियों और धार्मिक हस्तक्षेप के खिलाफ होता है। यानी ब्रिटेन जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो खराब थी और यह अहिंसक रूप से आंदोलन शुरू किया जाता है और ये समाज को सुधारने की दिशा में भी क्या करता है? ये काम करता है। अगला जो आंदोलन है वह है रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। चिपलूनकर, वासुदेव बलवंत फड़के जैसे नेताओं ने सामाजिक असमानता और अंग्रेजी शासन के खिलाफ यह आंदोलन किया। इसका कारण क्या था? सामाजिक असमानता, ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट होकर यह आंदोलन किया जाता है। तो रामोसी विद्रोह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ये जगह याद रखें आप। रामोसी विद्रोह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? चिपलूनकर और वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सामाजिक असमानता और उनके शासन के विरोध में यह विद्रोह किया था कि भाई आप जो शासन कर रहे हो वो शासन सही नहीं है। आगे हम बात करें क्षेत्रीय राजाओं और नवाबों का विद्रोह। अभी हम चर्चा कर चुके थे मैसूर का युद्ध 1767 से 1799 में। इसके नेता कौन थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसका लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना इसका लक्ष्य था और इसकी विशेषता क्या थी? आधुनिक हथियारों और रणनीति का प्रयोग किया गया, लेकिन अंत में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों का मैसूर पर क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। मराठा संघर्ष 1761 से 1818 तक 3 बार युद्ध होता है। पहला युद्ध कब होता है? 1775 से 82 में। दूसरा होता है 1803 से 5 में। तीसरा होता है 1817 से 1818 में। पेशवा का अंत हो जाता है और मराठी शक्ति का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है तीसरे युद्ध के बाद और अंग्रेज जो है मराठा क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। पंजाब में सिखों का विद्रोह। इसके नेता कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, परंतु उनके निधन के बाद सिख युद्ध होते हैं 1845 से 46 में, 48 से 49 में और पंजाब का ब्रिटिशों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण कर लिया जाता है। अंत में सिख जो है वो अंग्रेजों से हार जाते हैं। आगे हम बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नागपुर के राजा का संघर्ष। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति के खिलाफ, व्यक्तिगत नीति के खिलाफ जो युद्ध किया वो किसने किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और नागपुर के राजा ने। यद्यपि यह संघर्ष 1857 के पास है, लेकिन इस कारण और असंतोष इसके क्या है? पहले से चल रहे थे, तो इसके कारण जो है वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं ये। आगे हम बात करें आर्थिक कारण और सामाजिक असंतोष। देखिए, मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि भाई अंग्रेजों ने भारत पर जब शासन किया तो इस तरह की आर्थिक नीतियां लगाई कि भारत को दिन ब दिन क्या करते गए? आर्थिक रूप से कमजोर करते गए। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू कर किसानों को भारी करों में जकड़ लिया और हथकरघा उद्योग को अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एक समय ऐसा था कि भारतीय कपड़े यूरोप में निर्यात होते थे और वहां के लोग भारतीय कपड़ों को पहनकर अपने आप को अमीर समझते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया तो इस तरह की नीतियां लागू की कि हमारा जो कपड़ा उद्योग है, हथकरघा जो उद्योग है, वो क्या होता चला गया?
कमजोर होता चला गया और पूरी तरह से बाद में आके बर्बाद हो जाता है। और अंग्रेज वहां से यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहां से बना हुआ माल यहाँ पर लाकर बेचते थे। स्थानीय व्यापार, कारीगर और किसान आर्थिक संकट में आ गए। किसानों पर भारी करों के कारण कई बार बड़े स्तर पर क्या होते हैं, विरोध होते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है वो किसानों पर अत्याचार करके अपना कर क्या करने लगे, वसूलने लगे। आगे हम बात करें इन संघर्षों की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, यह संघर्ष स्थानीय थे और असंगठित थे। जब 1857 से पूर्व जो भी संगठित थे, सब वो संघर्ष हुए हैं, वो स्थानीय स्तर पर हुए हैं, छोटे स्तर पर हुए हैं। और इनका कोई विशेष जो प्लान के द्वारा ये संघर्ष पूरे भारत में नहीं किया गया था। तो इसीलिए अंग्रेजों को बहुत ज्यादा समय मिल गया और उन्होंने इन संघर्षों को क्या कर दिया, दबा दिया। तो अधिकांश विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर हुए और संगठन की इनमें कमी थी, जिसके कारण ये हार जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक कारण के बारे में बात करें, कर, जमीन, धार्मिक हस्तक्षेप और सामाजिक अन्याय मुख्य कारण थे। यानी टैक्स के खिलाफ, जमीन को हड़पने के खिलाफ और धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने के खिलाफ जो है वह आर्थिक और सामाजिक कारणों से भी क्या होता है, संघर्ष होता है। आगे हम बात करें विभिन्न वर्गों का योगदान क्या है। सैनिक, किसान, आदिवासी, धार्मिक नेता, क्षेत्रीय शासक सभी जो है वो अपने अपने समय पर संघर्षों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। ब्रिटिश दबाव और दमन। देखिए, ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को क्या कर दिया, क्रूरता से दबा दिया। सैन्य बल का प्रयोग करके इन सभी विद्रोहों को क्या कर देते हैं, अंग्रेज दबा देते हैं। फिर आती है 1857 की क्रांति की तैयारी। ये विद्रोह 1857 के व्यापक विद्रोह के क्या थे, बीज थे। अब देखिए, हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 1857 की क्रांति अचानक से नहीं हुई है। उस क्रांति के असंतोष को पूरी तरह से शुरू किया गया था। पहले छोटे छोटे जो युद्ध थे उनके द्वारा भारत की जनता में क्या होता है, असंतोष पैदा हो जाता है और अंतिम रूप से वो 1857 की क्रांति के रूप में, विद्रोह के रूप में वो बड़े स्तर पर फूटता है। अब हम बात करते हैं कि इन विद्रोहों के प्रमुख व्यक्ति कौन है और उनका योगदान क्या है। टीपू सुल्तान ने मैसूर युद्ध लड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रबल शासक उस समय के जो थे वो कौन थे, टीपू सुल्तान थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में इन्होंने विद्रोह किया और यह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। बुधू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया और यह आदिवासी नेतृत्व करता थे, आदिवासी नेता थे। आगे हम बात करें, सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। ये आदिवासी नेताओं ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। किसने, सिद्धू और कानू ने। बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया और धार्मिक और सामाजिक सुधार हेतु यह आंदोलन चलाया गया और इसके प्रमुख नेता कौन थे, बाबा राम सिंह। चेपलूनकर और फड़के ने महाराष्ट्र में विद्रोह किया और सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण के नेता माने जाते हैं। किसके, सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण के नेता। अब हम बात करें ब्रिटिश शासन की नीतियां और उनका विरोध इस तरह से किया गया। ब्रिटिश शासकों ने भारत में भूमि सुधार एवं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली लेके आए। ये कब आई, 1793 में लॉर्ड क्लाइव और कॉर्नवालिस के समय लागू हुई। कौन सी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, 1793 में। जमींदारों को करदाता बना दिया गया। जिन्होंने किसानों ने अत्यधिक कर वसूला जाता था, तो जमींदारों से अंग्रेज टैक्स लेने लगे और जमींदार किसानों से टैक्स लेने लगे। तो उसके कारण क्या हो गए, फिर किसान थे वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, भुखमरी और गरीबी फैलने लगती है। इससे किसान असंतुष्ट हुए और कई जगह उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। बहुत सारी जगह पे उन्होंने विरोध किया अंग्रेजों का, क्योंकि उनकी शासन की जो नीतियां थी वो बहुत ही गलत थी। अब हम बात करते हैं भाई, कृषि और कर प्रणाली का प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, किसानों को भारी कर देना पड़ता था, जो कभी कभी फसल की तुलना में भी अधिक हो जाता था। तो बताइए, टैक्स ही इतना हो गया, जितनी फसल नहीं हुई है, तो किसानों को क्या जाएगा, नुकसान जाएगा, घाटा जाएगा। सूखे और विपरीत मौसमी हालातों में भी कर वसूला जाता था। यानी चाहे सूखा पड़े, चाहे बारिश पड़े, चाहे सर्दी पड़े, लेकिन हमें टैक्स वसूलने से काम। तो कहीं न कहीं हमें यही समझ में आ रहा है कि भारतीय लोगों पर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से अत्याचार किए थे। किसान कर्ज में डूब गए, जिससे संथाल, कोल, चौहार जैसे आदिवासी और किसानों का क्या हुआ, विरोध हुआ और उनको बलपूर्वक क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं औपनिवेशिक और आर्थिक नीति का विरोध।
देखिए, भारतीय हथकरघा उद्योग को ब्रिटिश मशीनरी ने स्वीकार नहीं किया। कारीगरों और बुनकरों का रोजगार खत्म हो गया और स्थानीय व्यापारी और उद्योग प्रभावित हुए, जिससे ये आर्थिक तंगी आ गई। तो औपनिवेशिक आर्थिक नीति का विरोध किसने किया? भारतीय हथकरघा उद्योग को ब्रिटिश मशीनरी ने क्या किया? बर्बाद कर दिया। भाई, मशीनों से बना हुआ कपड़ा आने लगा और भारतीय जो पुराना जो व्यापार था, उद्योग था, वो क्या हो गया? रोजगार खत्म हो गए। स्थानीय व्यापार उद्योग प्रभावित होते हैं, जिससे आर्थिक तरक्की क्या होती है? प्रभावित होती है और हमारा जो धन है वो बाहर जाता है और हम दिन ब दिन क्या होते चले जाते हैं? गरीब होते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह। देखिए, सैनिक विद्रोह में सैनिकों की असंतुष्टि का क्या कारण था? सैनिकों की असंतुष्टि का कारण था, सैनिकों को कम वेतन मिलता था, खराब राशन दिया जाता था और अनुचित सैन्य नियम बना रखे थे। धार्मिक आस्थाओं का अपमान किया गया, जैसे गौ मांस और सूअर की बसा से बने कारतूस। बाहर युद्धों में जर्मन भेजा भेजा जाने लगा, जैसे म्यांमार का युद्ध में। तो इसके कारण सैनिक क्या हो जाते हैं? असंतोष हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और वो विरोध कर देते हैं। पूर्व सैनिक विद्रोह और बगावतें। 1806 में वेल्लूर विद्रोह हुआ, 1824 में बैरकपुर विद्रोह होता है और 1830 में झारखंड और बंगाल में सैनिकों का क्या होता है? असंतोष होता है और सैनिक क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं, संघर्ष करते हैं। अब हम बात करें कि इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़े। देखिए, 1857 की क्रांति से पहले जो विभिन्न युद्ध हुए, छोटे छोटे हुए थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों के अत्याचार ने देश के विभिन्न वर्गों में विद्रोह की क्या कर दी? भावना पैदा कर दी। भूमि अधिकार, कर वसूली, सामाजिक अन्याय, धार्मिक हस्तक्षेप, इन सब पर क्या किया गया? विरोध, व्यापक विरोध किया गया। भारत में स्वराज की भावना धीरे धीरे क्या होने लगी? फैलने लगी। तो ये जो विद्रोह हुए वो भूमि सुधार के कारण, टैक्स के कारण, सामाजिक अन्याय के कारण, धार्मिक हस्तक्षेप के कारण हुए और भारत में स्वराज की भावना को फैलाने का श्रेय भी इन छोटे छोटे जो युद्ध है उनको जाता है। अब हम बात करें ब्रिटिश शासन का दमन और विद्रोह का परिणाम। देखिए, ब्रिटिशों ने विद्रोह को क्रूरता से दबाया, यानी कि अत्याचार के द्वारा, बलपूर्वक के द्वारा इसको दबा दिया गया। विद्रोह के नेता को फांसी दी, जेल की और संपत्ति जब्त कर ली गई। प्रशासनिक सुधार किए गए, सेना को मजबूत बनाया गया। ब्रिटिशों ने भारतीय समाज में दरारें क्या कर दी? पैदा कर दी। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ब्रिटिश जो है वो सही तरह से शासन कर रहे हो। ब्रिटिशों ने तो फूट डालो राज करो की नीति के अनुसरण के तहत भारतीय लोगों को क्या किया था? अलग किया था। अब हम बात करें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और पूर्व संघर्षों का समाहार। देखिए, 1857 की क्रांति के पूर्व के संघर्षों का परिणाम और चरमोत्कर्ष थी। छोटे छोटे विद्रोह ने 1857 के महायुद्ध के बीच बोए अलग अलग क्षेत्रीय और सामाजिक संघर्षों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को क्या दी? चुनौती दी। तो 1857 की क्रांति से पूर्व की जो तैयारी है वो ये छोटे छोटे विद्रोही हैं। छोटे छोटे विद्रोह ने इस महायुद्ध के बीज बोए थे और क्षेत्रीय सामाजिक संघर्षों ने मिलकर ब्रिटिश शासन को क्या दी? चुनौती दी और 1857 में एक व्यापक क्रांति होती है जो ब्रिटिश शासन की जड़ों को क्या कर देती है? हिला देती है। अब हम समरी के रूप में बात करें तो 1857 से पहले भारत में कई छोटे बड़े विद्रोह हुए जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ थे। ये विद्रोह मुख्य रूप से आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय, धार्मिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दबाव के खिलाफ थे। स्थानीय शासकों, किसानों, आदिवासियों और सैनिकों ने अलग अलग समय पर जाकर ब्रिटिश राज को क्या दी? चुनौती दी और संघर्ष 1857 से के स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व संध्या थी। तो अगर हम समरी के रूप में बात करें तो 1857 से पहले भारत में जो भी छोटे बड़े विद्रोह हुए थे वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ थे, जो 1857 की क्या थी? नींव थी। इन सभी विद्रोह का कारण क्या है? आर्थिक कारण है, सामाजिक अन्याय है, धार्मिक हस्तक्षेप है और राजनीतिक दबाव के कारण ये विद्रोह किए गए। स्थानीय शासकों, किसानों, आदिवासियों, सैनिकों ने अलग अलग समय पर ब्रिटिश राज को क्या दी थी? चुनौती दी थी और ये संघर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्या थे? पूर्व संध्या थे, पहले की सांस थी, क्योंकि रात गुजरते ही क्या आएगा? फिर स्वतंत्रता का सवेरा आएगा, उजाला आएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर को खत्म किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको यदि चैप्टर समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आपकी कोई क्वेरी है तो वो हमसे जरूर पूछें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।